नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की, और खास तौर पर समझेंगे पुलिस की गिरफ्तारी से जुड़े इसके नए नियमों को। तो सबसे बड़ा सवाल कि भारत के नए कानूनी कोड के तहत जब कोई गिरफ्तारी होती है तो होता क्या है आखिर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं गिरफ्तारी की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी प्रक्रिया से कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो देखिए, सेक्शन 43(1) में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहला स्टेप है शब्दों से या अपने एक्शन से सरेंडर करना। उसके बाद गिरफ्तारी की जानकारी मुंह जबानी दी जाएगी। और यहाँ ध्यान लेने वाली बात यह है कि फिजिकल टच यानी शारीरिक संपर्क या कैद करना वो आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, वो है महिलाओं की सुरक्षा। नए कानून में उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या खास नियम बनाए गए हैं, चलिए देखते हैं। महिलाओं के लिए कुछ खास प्रोटेक्शंस हैं। जैसे कानून ये मानकर चलता है कि सिर्फ मौखिक सूचना देने से ही महिला ने सरेंडर कर दिया है। और सबसे अहम बात, कोई भी पुरुष पुलिस ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छू नहीं सकता। ऐसा सिर्फ एक महिला ऑफिसर ही कर सकती है। हाँ, लेकिन रात में गिरफ्तारी पर जो रोक है उसका एक अपवाद भी है। अगर हालात बहुत ही एक्सेप्शनल या असाधारण है तो एक महिला ऑफिसर रात में गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से पहले लिखित में परमिशन लेनी होगी। अब ये भी जानना दिलचस्प है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखिए, 2003 के एक केस में कोर्ट ने ये माना था कि एक महिला कांस्टेबल का होना तो अच्छा है, एक आदर्श स्थिति है, पर अगर उसकी वजह से जांच में रुकावट आ रही हो तो ये जरूरी भी नहीं है। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर अक्सर बहस होती है, और वो है बल प्रयोग यानी यूज ऑफ फोर्स। सवाल ये है कि पुलिस कब और कितना बल इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर कानून ने एक बहुत साफ लकीर खींची है। एक तरफ अगर कोई जबरदस्ती गिरफ्तारी का विरोध करे तो पुलिस को सभी जरूरी साधन इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति की जान नहीं ले सकती जिस पर मौत की सजा या उम्र कैद जैसे गंभीर अपराध का आरोप ना हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, इसी सेक्शन 43(4) का इस्तेमाल अक्सर पुलिस एनकाउंटर्स को सही ठहराने के लिए किया जाता रहा है। अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं, हथकड़ी। ये पहली बार है कि कानून में हथकड़ी लगाने को लेकर इतने साफ नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पुराने क्रिमिनल कोड में ऐसा कोई खास नियम था ही नहीं। तो सवाल ये है कि हथकड़ी कब लगाई जा सकती है। कानून के हिसाब से ये कुछ खास लोगों पर ही इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि जो बार बार अपराध करते हैं, जो आदतन अपराधी हैं, या हिरासत से भाग चुके हैं, या फिर जिन पर मर्डर, रेप, एसिड अटैक या आतंकवाद जैसे बेहद संगीन जुर्म का आरोप है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो नया कानून आया है वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक दिशा निर्देशों के साथ कैसे मेल खाता है, क्योंकि अब तक तो उन्हीं फैसलों से हथकड़ी का इस्तेमाल कंट्रोल होता था। हम बात कर रहे हैं एक लैंडमार्क केस की, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1995। इस केस में अदालत ने जो कहा वो बहुत साफ था कि पुलिस और जेल अधिकारियों को अपने आप ही किसी कैदी को हथकड़ी पहनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब ये फैसला वो खुद से नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि कैदी को पहले मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और वहीं से हथकड़ी पहनाने की इजाजत लेनी होगी। ऐसा इसलिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और एक जुडिशियल चेक बना रहे। तो कुल मिला के देखें तो ये जो नया कानून है ये एक तरह से राज्य की ताकत और एक आम इंसान की आज़ादी, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसे कोडिफाई करने का यानी लिखित रूप देने का एक प्रयास है। लेकिन आखिर में सवाल वही है, नया कानून नियम तो बहुत साफ साफ बताता है, पर ये नियम कागज से निकलकर ज़मीनी हकीकत में कैसे लागू होंगे। असली चुनौती तो यही है।